दोस्तों जीएमसीएल 900 करोड़ रुपए का जो टोकन इशू किया है उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का जो टोकन है वो जीएमसीएल कैसे फायदेमंद रहेगा, कैसे उसमें जुड़ेंगे और 900 करोड़ के टोकन से कैसे तमाम जो लोग हैं या तमाम क्रिकेटर हैं उनको कैसे फायदा होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा इंद्रप्रीत जी मौजूद हैं जो विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, एक एक टॉपिक पे बारे में बताएंगे कि 900 करोड़ के टोकन को कैसे हम समाज में लेके जा सकते हैं और कैसे समाज का एक एक व्यक्ति जो है जीएमसीएल से जुड़ के फायदा ले सकता है। बाबा, किस तरीके से जो है 900 करोड़ का जो टोकन इशू आपने किया उसका क्या कुछ तैयारी है? देखिए जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग की नींव रखी, तो नींव रखने के पीछे कारण था 3-4 मेन उद्देश्य। सबसे पहले जो बच्चा इस लीग में खेले उसको 40,000 रुपए से 60,000 रुपए मिले, यानी वो जहाँ रहता है वहां पे उसके लिए एक रोजगार, एक इनकम और एक क्रिकेट के थ्रू करियर बने। दूसरा हमने बोला कि ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं 40 लाख से 60 लाख रुपए कमाने का उनको अवसर भी मिल सकता है। फिर हमने बोला कि इसके अंदर जो बच्चों के पास आज संसाधन नहीं है और वो बच्चे पैसे खर्च करके, क्योंकि क्रिकेट की गेम अब बड़ी महंगी हो गई है, अगर आप अच्छी किट लेने जाएं, अच्छे बैट लेने जाएं, लेदर बॉल की अगर मैं बात करूं तो कई हजारों रुपए के अंदर इसका खर्चा लगता है। तो जो बच्चे आज उन घरों से आते हैं जिन घरों में आज उनको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की किट देने का संसाधन नहीं है और अच्छी एकेडमीज में महंगी ट्रेनिंग करवाने के संसाधन नहीं है, कैसे उन बच्चों को भी हम लोग मेन फ्रेम क्रिकेट के अंदर लेके आए। साथ ही साथ जैसे हमने बोला कि हमने जो पूरा नशा मुक्त भारत वाला कैंपेन चलाया, उसके अंदर जैसे महाराष्ट्र पुलिस के साथ हमने टाई अप करके महाराष्ट्र के अंदर भी कैंपेन चलाया, तो कैसे इसमें से नशे की तस्करी में से भी बच्चे और बच्चियां बाहर आ जाए। राइट। तो ये जो सारी चीजें थी, तो बड़े सवाल उठते थे कि भाई ये कैसे होगा, कैसे? तो आज मैं पूरे विस्तार में बताऊंगा कि ये जो 900 करोड़ रुपए का हम लोगों ने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जीएमसीएल का टोकन इशू करा है, जिसको हम डिजिटल एसेट भी बोलते हैं, उसके बारे में, तो उसके से किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी होगी। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार दोबारा हम दोहरा लेते हैं कि जो हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन बोला है, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन है क्या। तो जैसे हमने डोमेस्टिक सीजन बोला तो हमने ये बोला कि भारत के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर पहले सीजन में ये मैचेस होंगे, 2026-2027। उसमें हमने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, साथ में महाराष्ट्र और फिर एंड में अब जम्मू कश्मीर स्टेटों को भी जोड़ा। फिर हमने बोला कि इसके अंदर हम एक सुपर 8 टूर्नामेंट करवाएंगे। सुपर 8 टूर्नामेंट में हमने बताया कि फॉर्मेट रहेगा पहली बार इंडिया में T10, तो T10 का नया फॉर्मेट लेके आया, यानी 10 ओवर का टूर्नामेंट रहेगा। फिर हमने बताया इसके अंदर 3 फॉर्मेट होंगे, एक लेदर बॉल, टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड और टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट। उसके बाद बोला कि एक रहेगी लड़कियों की लीग, जिसको हमने वुमेन प्रीमियर लीग बोला, और एक बोला लड़कों की लीग, मेन प्रीमियर लीग। तो अगर मैं इसको देखूं तो 8 सुपर 8 का टूर्नामेंट होगा, जिसमें 8 टीमें होंगी। ये 8 टीमें 3 फॉर्मेट खेलेंगी। हर एक टूर्नामेंट के अंदर 8 टीमों के 32 मैच होंगे। तो 8 टीमें अगर लेदर की हैं, 8 टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड की है, 8 टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट की है, तो 24 ये टीमें हो रही। तो 24 टीमें लड़कों की और 24 टीमें लड़कियों की, तो यानी हर एक स्टेट के अंदर 48 टीमें बनेंगी। राइट। और इसके अंदर बच्चे, तो बच्चों का हमने देखा कि अगर एक टीम में 15 बच्चों का स्क्वाड है तो 8 टीमों के अंदर हुए 120, तो 120 लेदर बॉल, 120 टेनिस बॉल और 120 टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट, तो 360 लड़के, 360 लड़कियां, तो करीबन 700 प्लस के बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में खेलेंगे। फिर हमने जब ये फॉर्मेट बनाया, फिर इसको बोला कि भारत के अलावा इंटरनेशनल भी ये फॉर्मेट लॉन्च करा जाएगा, जिसमें हमने फिर 10 देश लिए भारत को हटा के। वो 10 देश में हमने लिया यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, साथ में हमने लिया मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई और नेपाल। तो ये 10 देश और भारत के अंदर 11वां देश और इसके अंदर 6 स्टेट। तो उन 10 स्टेटों जो देश है
उन देशों में भी ये सुपर 8 चल रहा है। राइट। तो इंडिया और फॉरेन के अंदर क्या फर्क है? इंडिया के अंदर सुपर 8 फॉर्मेट चल रहा है हर स्टेट में, बट विदेश के अंदर क्योंकि वो देश छोटे हैं तो वहां सिर्फ सुपर 8 एक ही टूर्नामेंट हो रहा है। तो यानी जो इंडिया की 6 स्टेटें हैं तो एक स्टेट में अगर 48 टीम्स होती हैं और 6 स्टेटें हैं तो 48 इंटू अगर मैं 6 करूं तो करीबन 288 यानी करीबन 290 यहाँ पर टीम्स हुई। अच्छा। और जब मैं बात करता हूँ विदेश में तो एक देश में ये सुपर 8 के अंदर करीबन 48 टीम्स हुई। तो 48 टीम्स और 10 देश तो टोटल बने 480 टीम्स और इंडिया के अंदर बनी 288 टीम्स। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो रफली 800 टीम्स, तो 800 टीमें इन मैचेस में खेलेंगी। अब 800 टीमों के 800 बनेंगे फ्रेंचाइजी ओनर, क्योंकि हर टीम का एक ओनर होता है। राइट। तो अब जो इंडिया के अंदर, जैसे एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी और जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी है सबके लिए, वो है हमारी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, जिसका अब वुमेन प्रीमियर लीग सेगमेंट भी चलता है। तो मैं जैसे आईपीएल के अंदर देखता हूं तो जब हम आईपीएल के अंदर भी आते हैं तो जब ये 2008 में शुरू हुआ था और आज 17 साल बाद हम आते हैं तो 8 टीमें शुरू में और अब 10 फ्रेंचाइजी है। तो जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो क्या करते हैं? तो जो भी फ्रेंचाइजी आता है वो एक पैसा खर्च करता है प्लेयर्स को लेने के लिए। राइट। अब जब वो नामी चामी बड़ी लीग होती है तो उसके अंदर तो होते हैं बड़े खिलाड़ी। तो जब बड़े खिलाड़ी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग है और उनके पास धोनी है, ऐसे ही अगर आरसीबी है और उनके पास विराट कोहली है, तो जो टीम ऐसे बड़े स्टार्स को लेती है तो बड़े स्टार्स के साथ जो जो कंपनियों के बड़े स्टार एंडोर्समेंट करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उन टीमों के साथ वो सारे ब्रांड भी जुड़ जाते हैं। तो जो वो खर्चा करते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर, उसका खर्चा रिकवर करने के लिए सबसे पहले वो लेते हैं स्पॉन्सर। तो जब स्पॉन्सर आते हैं और वो देते हैं कि आज मुझे आरसीबी को सपोर्ट करना है, तो मैंने देखा कि आरसीबी के अंदर विराट कोहली है और विराट कोहली के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जिनके लिए वो ऑलरेडी ऐड करते हैं वो सारे के सारे आरसीबी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी के पास अच्छे महंगे प्लेयर्स लेने के बाद ऐड लेना और स्पॉन्सरशिप लेना आसान हो जाता है। राइट। दूसरा, वो खर्चा करते हैं इन प्लेयर्स को लेने में, फिर वो एक खर्चा करते हैं इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, और फिर वो खर्चा होता है जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे कोचेज हो जाए, फिजियोथेरेपी हो जाए, ये सब हो जाए। तो ये एक फ्रेंचाइजी का खर्चा होता है। उसके साथ में वो फ्रेंचाइजी की जो रिकवरी है पैसे की, वो रिकवरी 2 तरीके से आती है। एक, जब वो फ्रेंचाइजी अपने स्पॉन्सर्स लाता है तो उसको इनकम जनरेट होती है। फिर फ्रेंचाइजी अपने मर्चेंडाइज बेचता है। मर्चेंडाइज का मतलब किसी ने अपनी जर्सी बेची, किसी ने अपनी टोपी बेची, किसी ने उनकी किट बेची। तो जो भी ऐसे करते हुए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं मर्चेंडाइज के, वो सब बेचे जाते हैं। साथ ही साथ में जब मैचेस होते हैं तो जो फ्रेंचाइजी होती है उसको मैचेस जब खेलते हैं तो जो वहां पे टिकट सेल होती है उससे कमाई आती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे वो फ्रेंचाइजी जो पैसा टीमों को खरीदने में खर्च करता है वो रिकवर करता है। बट उसको ये पता होता है कि मैं अगर इन प्लेयरों पे ये खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे पास इनसे इस तरीके से कमाई हो सकती है। राइट। कई बार खर्चा ज्यादा होता है प्लेयर्स पे बट कमाई कम होती है। बट जैसे जैसे वो लीग आगे चढ़ती है और वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो फ्रेंचाइजी की टीम अच्छा परफॉर्म होती है तो उसकी कीमत, एक वैल्यूएशन जिसको हम शेयर मार्केट के टर्म्स में बोलते हैं, एक वैल्यू बढ़ जाती है। उस वैल्यू के बढ़ने से आज अगर मैं देखूं तो पीछे एक एस्टिमेट लगाया गया कि अगर आज कोई बंदा जाता है और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसमें विराट कोहली खेलते हैं, उनकी टीम को खरीदता है, टीम खरीदने की बात मैं कह रहा हूँ, तो उनकी टीम को खरीदता है तो टीम को खरीदने के लिए करीबन $1.5 बिलियन की वैल्यू लगी। राइट। इसका मतलब आज की डेट पे जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं जो पिछले 17 साल से चल रही हैं अलग अलग सीजन में, एक भी ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन ना हो। तो $1 बिलियन का मतलब अगर मैं 90 के हिसाब से चलूं तो 9,000 करोड़ रुपए की तो मिनिमम वैल्यूएशन है ही है। राइट। तो यानी 9,000 करोड़ की तो वो फ्रेंचाइजी की वैल्यू बन गई। और साथ में अब लीग, तो जो लीग है वो लीगों ने फ्रेंचाइजी बांटी है तो वो लीग की वैल्यूएशन तो इनसे कितने गुना बढ़ गई। बिल्कुल। इसी वजह से आज दुनिया भर में बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड है
क्योंकि आईपीएल से जो कमाई होती है उस कमाई से बीसीसीआई को मॉनेटरी बड़ा बेनिफिट होता है। राइट। अब यही अलग अलग लीगों ने देश और विदेशों में फॉर्मेट चलाया। अब हम आ जाते हैं अपने गली मोहल्ला जीएमसीएल लीग के ऊपर। तो जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग इंडिया के अंदर जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करी जा रही है, इंटरनेशनली इसका नाम रखा गया है ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग, GMSCL। तो इंटरनेशनली चलेगी वो ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग GMSCL, और इंडिया में चलेगी GMCL। बट दोनों का प्लेटफॉर्म और दोनों की पेरेंट बॉडी सेम है। अब जब इंडिया में आ जाते हैं और अब फ्रेंचाइजी पे आ जाते हैं, तो आज अगर ये मैंने जैसे बताया पहले कि 48 टीमें एक देश की और 10 देश, तो 480 तो बाहर की टीमें, और इंडिया के अंदर 288 टीमें, तो इसका मतलब तकरीबन 800 टीमें। 800 टीमें, तो 800 टीमों के 800 ओनर होंगे। ऐसा भी कोई ओनर होगा जो 2-2 टीमें ले लेगा। बट जब वो ऐसे 800 टीमें ले लेगा और 800 टीमें लेने के बाद उसके ऊपर काम होगा, तो जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कैसे हो, उसके लिए ये GMCL का टोटल काम आएगा। तो हमने उसके अंदर सिस्टम बनाया है कि आज अगर कोई भी फ्रेंचाइजी टीम लेता है और उसके प्लेयर्स को पे करता है, तो जब वो पे करेगा तो जितनी भी उसने निवेश करी उसका ये 50% वैल्यू के उसको शेयर्स मिलेंगे, यानी GMCL के टोटल मिलेंगे। अब इसका देखिए कितना परिवर्तन आएगा। आज भारत के अंदर बड़ी सारी लीगें हो रही हैं जिसके अंदर मेन फ्रेम इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते, बट यंग बच्चे खेलते हैं। बट जो यंग बच्चे खेलते हैं उनको सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं कि तुम्हें हमने 10,000 पॉइंट में खरीदा, तुम्हें हमने 20,000 पॉइंट में खरीदा। बड़ी सारी ऐसी भी जगह है जहां बच्चों को मैच खेलने की मैच फीस भी नहीं मिलती। राइट। बट हमारी वाली लीग के अंदर जो हमने शुरू करा था कि जो भी बच्चा इस लीग में सुपर 8 में खेलेगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि 40,000 से 60,000 रुपए की मैच फीस मिले, यानी पूरे सीजन खेलने का मौका मिले। तो अदर ऑन एन एवरेज में लेके चलता हूँ 40,000 रुपए, और 8 सीजन चलेगा 8 साल, तो 40,000 इंटू 12 के हिसाब से 5 लाख रुपए मोटा मोटा बना 5 लाख हो गया। राइट। तो एक प्लेयर को 5 लाख रुपए देने हैं और 15 लोगों का स्क्वाड बनाना है, तो इसका मतलब कम से कम 75 लाख रुपए तो एक फ्रेंचाइजी को 8 साल में उन प्लेयर्स को देने हैं। बट अगर वो 75 लाख रुपए देता है और 25 लाख रुपए बाकी स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, कोचेस को, ट्रेनर्स को और उनको देता है और उनकी ट्रेनिंग करवाता है, तो 1 करोड़ रुपया अगर वो इस पे लगाता है, तो 1 करोड़ के बदले में कम से कम आज उसके पास 50 लाख रुपए के शेयर मिल गए। तो जब उसके पास 50 लाख रुपए के शेयर मिल गए, तो अब आगे चल के कम से कम उसके दिमाग में ये रहेगा कि जैसे मैचेस होंगे और लीग आगे बढ़ेगी, तो ये 50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट के वर्थ मेरे पास शेयर है, इसकी कीमत बढ़ेगी, है ना। ठीक है। तो जैसे जैसे वो कीमत बढ़ेगी तो उसके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। इस सिस्टम से अगर हम लोग चलाते हैं तो ये दुनिया की पहली ऐसी लीग बनेगी जिस लीग के अंदर कोई भी बंदा पैसे निवेश करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको उसके 50% शेयर वर्थ मिल रहे हैं, यानी टोटल मिल रहे हैं। और दूसरा, जो बच्चे को आज देश या विदेश में कोई नहीं जानता, वो बच्चे को भी 40,000 रुपए से 60,000 रुपए वो दे पाएगा, क्योंकि उस फ्रेंचाइजी को वहां शेयर मिल रहे हैं। अगर आज मैं शेयर हटा दूं और उनको बोलूं ऐसे नौजवान बच्चे जो अच्छा खेलते हैं और आप इनको 40 से 50,000 रुपए मैच फीस यानी 5 लाख रुपए के 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लो, तो शायद कोई ना ले। राइट। बट अगर वो इस फॉर्मेट से आते हैं जहां उनको 50% वर्थ शेयर मिलते हैं, तो बच्चों को पैसे देने के लिए फीस तो बाबा जी, अब ये तो हो गया है कि जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे उनके लिए उनका फायदा किस तरीके से होगा, अब ये बताइए थोड़ा सा। अब इसमें आ जाते हैं जो दूसरे हैं, यानी प्लेयर्स। अब देखिए, जैसे नॉर्मल आईपीएल होता है और साथ ही साथ में बाकी लीग्स होती हैं जी, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लेयर्स, यानी अब जब हमने ये देख लिया कि निवेश करने वाले यानी फ्रेंचाइजी वाले कैसे इस लीग से बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट। और जो मेन था कि बच्चों को 40,000 से 60,000 रुपए मैच फीस मिले, तो इसके अंदर ये जो सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ये बनाया कि जैसे सुपर 8 टूर्नामेंट होता है तो साल में तो एक बार होगा। बट जो बच्चों को फ्रेंचाइजी ओनर ले रहे हैं, यानी प्लेयर्स को ले रहे हैं, उनके साथ 8 सीजन यानी 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा जी। तो सिर्फ टूर्नामेंट खिलाने के लिए नहीं, पहले टूर्नामेंट से 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि जो प्लेयर खेला उसको रफली 12 महीने तक खेलने के लिए
ऑन एन एवरेज 40,000 से 50,000 रुपए मिलेंगे, यानी 5 लाख का उसका एक पैकेज मिल गया प्लेयर को। अब जो ये प्लेयर है, अब आ जाता है ये प्लेयर को वो पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने जो दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग की नींव रखी, वो नींव रखी कि जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है उन लोगों को बढ़ावा दें। तो जो बंदा कभी रांची नहीं खेला, उसके बाद कोई स्टेट लेवल पे नहीं खेला, कोई नेशनल लेवल पे नहीं खेला, आज वो लीग में आता है और उसको कोई बोले कि मैं इनको 40,000 50,000 रुपए दे रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। हम पूरे भारतवर्ष में बाकी सारी लीगों में भी देख रहे हैं कि चैलेंज है जब फ्रेंचाइजी वाले पेमेंट देने पे आते हैं प्लेयर्स को। तो अब जो सबसे पहले प्लेयर्स को कैसे निकाला जाएगा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इससे आगे का मॉडल समझ आ जाएगा। तो अब ये जो मुहिम थी कि बच्चों को जिनके पास आज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है या जिनको लोग जानते नहीं है उनको देश में खिलाया जाए, विदेश में खिलाया जाए, 40,000 से 60,000 रुपए की मैच फीस दिलवाई जाए और 40 लाख से 60 लाख रुपए की एंडोर्समेंट दिलाई जाए, जिनकी फीस आप लोगों ने 1100 और 900 रखी। हाँ, ट्रायल्स की। तो उसका प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो अब ये प्रोसेस ये हुआ कि सबसे पहले हमने ट्रायल्स रखे जिसकी फीस 900 रुपए बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर और 1500 रुपए ऑलराउंडर। अब बच्चे ने ट्रायल दिया। जब ये बच्चे ने ट्रायल दिया, इस ट्रायल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन बच्चों को सीधा ऑप्शन में नहीं डाल देते, यानी प्लेयर स्कूल में नहीं डाल देते। अब ये बच्चे एक प्रोसेस से गुजरेंगे। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि जो बच्चे लेदर बॉल के ट्रायल में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको कम से कम हम 3 मैच देंगे। एक देंगे T10 फॉर्मेट लेदर बॉल में, एक देंगे T15 फॉर्मेट और एक देंगे T20 फॉर्मेट, यानी ट्रायल की परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन के बाद 3 मैच उसको अलग अलग फॉर्मेट में खिलाए जाएंगे और कंपलसरी खिलाए जाएंगे जो सिलेक्ट होंगे। तो उन्हीं में से हम टीमें बनाएंगे और उन टीमों के आपस में मैचेस करवाएंगे। अब जब वो बच्चे ने ये 3 मैच खेले तो अब इसके बाद क्या मिला, एक इसके पास उसके हर 3 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, फुटेज मिली, फुटेज के साथ में 3 हीरोज जैसी एप्स के ऊपर उसके स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो मैच बाय मैच परफॉर्मेंस आ रही है। तो जब वो 3 ये मैच अलग अलग फॉर्मेट के खेलेगा तब खेलने के बाद ये पता चलेगा हमें कि ये बच्चे ने 3 मैचों में कैसा परफॉर्म किया और फिर दोबारा इसमें से बच्चे फिर सेलेक्ट होंगे। तो जो बच्चे ट्रायल में सेलेक्ट हुए थे फिर उन्होंने ये 3 मैचेस खेले जिसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं दी। इसमें से जो टॉप बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर और ऑलराउंडर फिर हमारे पास है, फिर इनको हमने आगे सुपर 8 के लिए सेलेक्ट किया। अब ये जो पूल बन गया बच्चों का, इसके बाद जो ये बच्चे सिलेक्ट होते हैं फिर इनके लगेंगे ट्रेनिंग कैंप। वो ट्रेनिंग कैंप में भी बच्चे कोई खर्चा नहीं कर रहे, बट जब भी वो ट्रेनिंग कैंप हो रहा है उसकी फुटेज और जो कोचेस ट्रेन कर रहे हैं उनकी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दी जाएगी कि इस ट्रेनिंग कैंप में इन बच्चों ने कैसा करा। फिर ये जो बच्चे हमारे पास अवेलेबल है और सुपर 8 होना है जुलाई अगस्त में, तो जो बीच का टाइम है इसके बीच में उन्हीं की स्टेट में जो अलग अलग हम एग्जीबिशन मैचेस और टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं उसके अंदर ये बच्चों की टीमें बनाएंगे और वो खेलने को भेजेंगे। प्लस इसी तरीके से जो विदेश में सेम प्रोसेस चल रहा है उसमें भी जो ट्रायल्स के बाद एग्जीबिशन मैचेस होंगे उसमें जो यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं उनको वहां भेजा जाएगा। तो कहने का एग्जांपल ये है कि आज अगर पंजाब के अंदर ट्रायल हुआ उसमें बच्चा सेलेक्ट हुआ, 3 उसने T10, T15, T20 लेदर बॉल में खेलने के बाद उसका रिपोर्ट अच्छी आई और उसको हम आगे सुपर 8 में ले गए। तो पहले उसको ट्रेनिंग मिली, उसके बाद उसने पंजाब के अंदर मैचेस में भी खिलाया गया, उसके बाद भारत की बाकी 5 स्टेटों में मैच हो रहा है वहां भी खिलाया गया और साथ ही साथ अगर कनाडा में मैच हो रहा है तो वहां भी खिलाएगी। अब जब वो बच्चा हर मैच के बाद खेल रहा है और समझ लीजिए कनाडा गया तो कनाडा के अंदर भी सेम प्रोसेस चल रहा है। अब हो सकता है कनाडा के अंदर जो टीम ओनर हो उनको प्लेयर्स चाहिए हो सिलेक्शन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि कनाडा का प्लेयर कनाडा के प्लेयर को ही ले। तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि यूएसए की टीम में बड़े सारे भारतीय हैं, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ न्यूजीलैंड की टीम में भी बड़े सारे भारतीय दिखे, नेपाल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से गए थे। तो पहली बार बच्चों को ऐसा मौका मिलेगा कि जहां पर वो फॉरेन के अंदर जाके भी खेलेंगे और वहां का फ्रेंचाइजी ओनर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको ले सकता है। और जब वो उसको फॉरेन में लेगा और अच्छा परफॉर्म होगा तो उसके साथ में उसको जो 40 लाख से 60 लाख रुपए की एंडोर्समेंट है वो भी मिल सकती है। तो पहली बार भारत के इतिहास में इस तरीके से ग्रासरूट लेवल की लीग बनेगी जो उन बच्चों को सेलेक्ट करके
सुपर 8 टूर्नामेंट में पहुंचने से पहले पूरे भारतवर्ष में और फॉरेन के अंदर खिलाएगी, और क्या पता कहाँ पे वो बच्चे की सिलेक्शन हो जाए। इसी वजह से इन बच्चों को फिर वो 40,000 से 60,000 रुपए हर महीने और 40 लाख से 60 लाख पैकेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी सैलरी के। हाँ, और साथ ही साथ जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको शेयर भी मिलेंगे और 1 साल पूरा टाइम मिलेगा। तो इस तरीके का बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस, और सुपर 8 शुरू होने से उन बच्चों को देश और विदेश में अलग जगह जाते हैं खेलने का मौका, और सिलेक्शन होने के बाद जो उनके टीम ओनर्स को शेयर दिए गए वो शेयर्स इनको भी बच्चों को मिलेंगे। तो आगे चल के वो बच्चे भी इन शेयर्स के थ्रू एक अपना अच्छी इनकम और अच्छा एक कैपिटल एप्रिसिएशन पा पाएंगे। तो जो पूरे भारतवर्ष में बड़ी सारी लीगों के अंदर आज बच्चों को पैसा नहीं मिल पाता, तो प्लेटफॉर्म के साथ में एक पहचान और पैसे दोनों मिलेंगे, तो ये एक क्रांति का काम करेगा। तीसरे, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं स्पॉन्सर्स। तो जब ये लीग होती है, हमने देखा कि इस लीग के अंदर स्पॉन्सर आते हैं, तो स्पॉन्सर आके अपना ऐड देते हैं। अब जितनी भी लीगों में स्पॉन्सर ऐड देते हैं तो वो देखते हैं भाई इससे हमें कितने लोगों तक पहुंचेंगे। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि आज अगर कोई दिल्ली के अंदर कोई ब्रांड आता है और वो स्पॉन्सर करता है, तो वो ब्रांड सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, तो वो बाकी 6 स्टेटों जहां हो रहा है वहां भी जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे दुनिया भर में भी जाएगा। और साथ ही साथ में जब यहाँ के बच्चे जो ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए वो वाले बच्चे जब फॉरेन में जाके खेलेंगे तो उस ब्रांड की भी प्रमोशन होगी। राइट। प्लस जो बंदा बड़ी स्पॉन्सरशिप करेगा उसको उसके बदले में भी ये शेयर और टोकन इशू करे जाएंगे। राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे आज कोई 50 लाख रुपए की एंडोर्समेंट करता है और वो भी अगर 50% इसके अंदर शेयर लेता है, तो जो 25 लाख रुपए उसके पास वर्थ शेयर आ गए, तो जो उसने 50 लाख का खर्चा किया, हो सकता है आने वाले समय के अंदर वो उसके 25 लाख भी 50 लाख 1 करोड़ या 1.5 करोड़ मिल जाए। तो आज तक जो फ्रेंचाइजी के साथ में स्पॉन्सर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं किसी भी लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट उनको भी शेयर नहीं मिलते, तो ये पहली बार आसान हो जाएगा फ्रेंचाइजी को अपने एंड में अपनी टीम के लिए स्पॉन्सर लाने में। यहाँ वो स्पॉन्सर लीग लेवल पे आ रहा है कि उसको उस खर्चे के बदले शेयर मिलेंगे। और अब चाहे मैच दुबई में हो या मैच मलेशिया में हो, वो स्पॉन्सर को शेयर मिले किसके? लीग के। तो वो लीग दुनिया भर में जहां जहां चलेगी, जहां जहां अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा, यानी उसका खर्चा और नुकसान होने से बच जाएगा क्योंकि उसके पास लीग के शेयर है। चौथे, इसके अंदर अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स, जो हमारे पास कोचेस, साथ में हमारे पास अंपायर्स, ट्रेनिंग स्टाफ सब आता है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर 5 लाख रुपए हम कह रहे हैं कि हर किसी को 2 प्लेयर को, तो 75 लाख के साथ में 25 लाख रुपए जो कोचेस को, ट्रेनिंग स्टाफ को, अंपायर्स को दे रहे हैं। तो ये जो हमारे पास कोचेस, ट्रेनिंग स्टाफ और ये पूरे अंपायर्स जुड़ेंगे, कल तो हो सकता है कि कोई टीम हो दुबई में और वो बोलेगी हमें अच्छा कोच चाहिए। राइट। तो हमारा जो कोच होएगा, समझ लीजिए वो कोच है हमारे पास मुजफ्फरनगर का, उसको हम रेफर करेंगे, तो वो जाके दुबई में कोचिंग देगा। तो पहली बार कोचों को भी, अंपायर्स को भी, ऑफिशियल्स को भी ये मौका मिलेगा कि वो विदेश जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। साथ में उनको भी शेयर दिए जाएंगे। तो जो आज अच्छी लीग चलेगी और जो अच्छी परफॉर्मेंस होगी और जो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उससे कोचेस को, अंपायर्स को, ट्रेनिंग स्टाफ को भी आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। तो आज तक कभी भी इस तरीके से जो लोगों को इन लीग्स में कभी भी शेयर्स भी नहीं मिलते थे, वो भी उनको GMCL के साथ मिलने के साथ वो मिल जाएगी। लास्ट में हम आ जाते हैं कि जब हमने फ्रेंचाइजी ओनर, उसके साथ में हमने प्लेयर्स, फिर हमने स्पॉन्सर्स देखे। राइट। अब आज सब जानते हैं कि IPL की वैल्यूएशन कितनी बढ़ गई है ना। बट आज अगर आप हैं या मैं हूं और मैं चाहूं कि मैं रिलायंस की तरह उसका शेयर ले सकूं, और मैं चला जाऊं, तो ना तो मैं उनकी फ्रेंचाइजियों का शेयर ले पाऊंगा और ना मैं IPL का शेयर ले पाऊंगा। बट मुझे पता है कि IPL में कितना पोटेंशियल है। तो जो लोग ऐसे आज लीगों को बाहर से देखते हैं बट उसके अंदर निवेश करके बेनिफिट नहीं ले पाते, यानी इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स के पास भी ये सुनहरा मौका है कि दुनिया भर में आप कहीं पर भी हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करें और जिस देश में भी जहां भी मैच होता रहेगा वहां आपको इसका बेनिफिट मिलता जाएगा क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहली बार दुनिया भर में जिन लोगों को क्रिकेट के अंदर कितना पैसा है और कितना स्कोप है और कितना पोटेंशियल है, ये सब जानते हैं।
बट वो उसमें हिस्सेदार नहीं बन पाते। राइट। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है कि चाहे आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या आप एक कॉर्पोरेट घराना हो या आप कोई फंड हाउस हो, तो कोई भी बंदा इसके अंदर निवेश कर सकता है। राइट। $8,000 की वैल्यू रखी है, यानी 90,000 रुपए का एक टोकन रखा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी है $5,000, यानी 4.5 लाख रुपए से आप इसके अंदर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। 4.5 लाख से शुरू कर सकते हाँ, मिनिमम। और 90,000 का क्या है? 90,000 की एक टोकन की वैल्यू है, यानी एक शेयर की वैल्यू $8,000। ठीक है। अब इसके बाद जिसने हमें मोटिवेट किया कि हम क्यों ये टोकन निकाले, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है फैंस का। अब मैं इसमें कुछ आपको आंकड़े बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में क्रिकेट के फैंस 2.5 बिलियन है। राइट। यानी 2.5 बिलियन की आबादी क्रिकेट के फैंस में आती है। जो ये क्रिकेट के फैंस की आबादी 2.5 बिलियन की आती है, अब मैं अगर इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखूं तो वो मॉनेटरी टर्म्स में ये जाता है $80 बिलियन। $80 बिलियन की इतनी बड़ी मार्केट, और सिर्फ 3% इसमें ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से लीगों में पैसे बना सकते हैं और मोनेटाइज कर सकते हैं। राइट। अब मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि कभी चेन्नई सुपर किंग का मैच हुआ और चेन्नई में मैच हुआ, या पंजाब किंग्स 11 का मैच हुआ और मोहाली में मैच हुआ। राइट। तो जो आज फैन जाता है वो वहां पर जर्सी पहनता है। तो जर्सी जब पहनता है तो उसके पैसे किसके पास जाते हैं? जो फ्रेंचाइजी है। उसके बाद जब वो जाके वहां टिकट लेता है और टिकट खर्च करता है, तो वो जो टिकट है उसका भी एक रेवेन्यू वहां की फ्रेंचाइजी को जाता है। बट इसके बदले में जो उसका ये खर्चा हो रहा है या लॉयल्टी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं साल बाय साल एक फ्रेंचाइजी के साथ में फैन बढ़ते चले जाते हैं। बट फैन बढ़ते तो जा रहे हैं, बट क्या फैनों को कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है? राइट। तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट कैसे दे पाए? तो इसके लिए ये टोकन एक क्रांति लेके आया है, जो बड़ी सारी देश और विदेश में क्रिकेट लीगों को मोटिवेट करेगा कि जो इतना बड़ा $80 बिलियन की मार्केट है और 2.5 बिलियन लोग हमारे पास क्रिकेट के फैन है, जिसमें से 3% ही सिर्फ इससे बेनिफिट ले पाए हैं, वो इस टोकन के थ्रू करे। तो अब अगर आप फैन है हमारी किसी भी टीम के जम्मू कश्मीर के, तो आपने उसके टोकन लिए, तो अब जहां मैच होगा सबसे पहले आपको एडवांटेज मिलेगा कि जैसे जैसे आपके पास ये टोकन आएंगे और इसके मैचेस होंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कल तो आप उसको एनकैश करके अपने लिए एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ में जिनके पास ज्यादा टोकन होंगे, तो जैसे हमने देखा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे इसके अंदर भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें आपको मौका मिलेगा अपने प्लेयर से मिलने का, अपने प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। कल तो मैच होगा तो उसमें कोई वीआईपी वहां पे प्लेटफॉर्म होगा, तो वीआईपी जगह पे बैठने का और प्रेस मीट को भी एड्रेस करने का। तो अब जो फैन सिर्फ दूर से दर्शक की तरह देखता था, वो उस लीग में ओनर, पार्टनर और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बहुत बड़ा मंच है। हमारा ये एस्टिमेट है कि जो हम लोगों ने ये 800 फ्रेंचाइजी रखे हैं, तो हम कम से कम 5वां हिस्सा यानी $2.5 बिलियन लोगों में से पहले 3 सालों में 500 मिलियन इसके अंदर फैंस को अपने इस प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम 500 मिलियन फैंस को जोड़ते हैं, देश और विदेश और दुनिया का सबसे बड़ा टोकन फैंस का ये बन जाएगा। राइट। तो आप देखिए इसकी वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाएगी। अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है टोकन्स का, जहां पर फ्रेंचाइजी, स्पॉन्सर, प्लेयर, कोचेस, अंपायर्स, इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ में अब हमने देखा फैंस, ये जो सब मिलके आते हैं, इस पूल को हम बोलते हैं जीएमसीएल का टोकन पूल। तो अब इसका आने वाले कल के अंदर जो अभी अनुमान है हमारे, तो उसके अंदर हमारी एस्टिमेट है कि पहले साल के अंदर हम लोग इस फॉर्मेट में चलते हुए करीबन $40 मिलियन, यानी अगर मैं 90 रुपए से मल्टीप्लाई करता हूं तो करीबन 400 करोड़ रुपए का लीग के ऊपर इनकम आएगी। राइट। और तीसरे साल में ये $120 मिलियन तक चली जाएगी और 5वें साल में कम से कम 500 मिलियन तक चली जाएगी। तो ये बड़े ही इसके अंदर कन्वेंशनल फिगर्स हैं। बट अगर मैं देख रहा हूँ कि आज अगर हम 0 पे खड़े हैं और 1000 का टोकन हमारे पास है, और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते गए तो कितने बड़े लेवल के ऊपर इस टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है। और हर एक घर गृहस्थी के अंदर आज एक इनकम का और शेयर्स का बेनिफिट मिल सकता है। अब आखिरी सवाल जो इसके अंदर बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो ये फंड आएंगे, यानी 900 करोड़ का इशू लाए हैं $100 मिलियन का,
तो ये कहाँ खर्च होगा, कहाँ खर्च हो रहा तो है। जैसे मैंने बताया कि इसमें से 50% के तो हम दे देंगे फ्रेंचाइजीज को। तो जहां हमने देखा कि 800 फ्रेंचाइजी 800 करोड़ रुपए अगर वो खर्च कर रहे हैं तो 450 करोड़ के आसपास तो उनको चलेगी। राइट। अब जो बाकी बचे उससे क्या होगा कि जो भी फंड हमारे पास जनरेट होगा, राइट, उस देशों के अंदर हम लोग एक तो अपने ग्राउंड तैयार करेंगे जी। तो टेनिस बॉल के लिए बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस बॉल के लिए ओपन ग्राउंड और लेदर बॉल के लिए हम लोग नॉर्मल लेदर बॉल का ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड तैयार होंगे तो इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो आज बच्चों के पास खर्चा नहीं है ट्रेनिंग करने का, वो ये ट्रेनिंग एकेडमीज में आएंगे तो इनको कम रेट पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और क्योंकि ग्राउंड हमारा है तो जो भी टूर्नामेंट और जो भी वहां पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं वो भी हम देंगे। राइट। साथ ही साथ जो हमने बोला था कि ट्रेनिंग के साथ में जो बहुत बड़ा खर्चा होता है बच्चों को बैट लेने का, किट लेने का, सारी चीजें लेने का, वो सारे खर्चे के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल होगा। तो यानी बच्चों की ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर ये फंड का खर्चा होगा। उसके बाद ये फंड का खर्चा हर एक देश के अंदर और एक स्टेट के अंदर अपने अपने ग्राउंड्स बनाने में लगेगा। और साथ ही साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जो इसके अंदर बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और जो आगे पूरा एक सिस्टम बनता जा रहा है, इस सिस्टम को स्मूथली ऑपरेशन चलाने के लिए अंदर ये पैसा लगेगा। बिल्कुल। तो अगर ये हो जाता है तो आज अगर 900 करोड़ रुपए का इशू आया है तो कम से कम 3 से 5 गुना हम इसकी वैल्यू समझते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये हो जाएगी। तो अगर 3 से 5 गुना 3 साल और 5 साल में हो जाएगी तो दुनिया की ये पहली ऐसी लीग बन जाएगी जिसका कोई टोकन आया और उसने ये दिखाया कि कैसे फैंस को, प्लेयर्स को आप सबसे बड़ा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, अंपायर्स को, ऑफिशियल्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जा सकते हैं। और आम लोग जो क्रिकेट के दीवाने हैं और क्रिकेट को पूछते हैं, उन लोगों को कितना बड़ा मंच मिल सकता है निवेश करने का और इसी ग्रोथ से अपना बेनिफिट लेने का। तो ये पूरे का पूरा जो हमने बनाया गया, तो ये GMCL का टोटल का इकोसिस्टम है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस किस तरीके से ये लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इसका पूरा इशू मैनेजमेंट राज कपूर जी हैं जो मिडिल ईस्ट बेस्ड है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कई सालों से उनका नाम देश और विदेश में टॉप लोगों में आता है जिन लोगों ने ऐसे ब्लॉकचेन के ऊपर उनको महारत हासिल है और साथ में ऐसे इशू मैनेज करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो ये स्टेप उठाया है, सबसे पहले 40,000 से 60,000 रुपए देने का, बच्चों को 40 लाख से 60 लाख रुपए की एंडोर्समेंट देने का, आम लोग जो टीम के ओनर नहीं बन सकते उनको टीम ओनर बनने का, जो फैन अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाते हैं उन फैंस को भी उसमें से कमाई करने का और मालिकाना हक लेने का, और साथ ही साथ चाहे स्पॉन्सर्स हो या फ्रेंचाइजी हो या इन्वेस्टर हो, हर किसी को इससे मॉनेटरी बेनिफिट लेने का। तो ये एक मिसाल कायम करेगा जिसको आने वाले कल में हर एक बंदा जो इससे जुड़ा है एक पैसे की प्राप्ति, अपने बच्चों के परिवारों के लिए इनकम, बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इस टोटल के थ्रू कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से बाबा जी ने GMCL की जो 900 करोड़ की जो है टोकन मनी है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो है तमाम लोग जो है फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। और ये भी बताया कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे इंडिया से लेके विदेश अदर कंट्री में कैसे खेल सकते हैं, महीने 40,000 60,000 और सालाना जो है 40 लाख और 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरीके का जो है GMCL जो है एक बड़ा जो है धमाका लेके आया है। और जिस तरीके से जो है बाबा इंद्रप्रीत जी ने पूरी ब्रीफिंग दी है, कई लोगों के सवाल थे कि इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये फंड को कहाँ लगाएंगे, फंड क्या मैनेज करेंगे, उस पर भी जो है बाबा इंद्रप्रीत जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और आपको अच्छे से ब्रीफ किया है।